गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एज यूजुअल आज हम लोग इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि काफी यूजफुल क्लास आप लोगों के लिए होगी, लेकिन निश्चित रूप से इन क्लासेस को हम कंपनसेट नहीं कर सकते जो हमारी रेगुलर स्टडीज हैं उनके साथ। रेगुलर स्टडीज हम लोगों की अपनी जगह पे हैं, उनके बिना निश्चित रूप से ये क्लासेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकती, लेकिन ये क्लासेस निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी अगर आपने सारा कंटेंट बहुत अच्छे से कर रखा है। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए ये क्लासेस हैं। बेसिकली सबसे पहले डायग्राम को अगर मैं देखता हूं तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। देखिए ये मेरे पास यहाँ कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ इसका अपना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा। सब लोग जानते हैं ये इसका मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, यहीं तक इसका पोटेंशियल भी काम करेगा, इससे आगे इसका पोटेंशियल भी काम नहीं करेगा। अगर मैं देखता हूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी बिकॉज ऑफ ये पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मैं Q नॉट चार्ज को, जिसकी वैल्यू मेरी यूनिटी भी हो सकती है या कोई भी एक डिफाइंड वैल्यू हो सकती है, इनफाइनाइट से लेकर के आता हूं टूवर्ड्स चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, पहला तो कांसेप्ट आता है इनफाइनाइट का। देखिए इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट निश्चित रूप से इस बाउंड्री वॉल के बाद कोई भी पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, उसको हम लोग इनफाइनाइट कहेंगे। अब अगर मैं इनफाइनाइट से इस क्यू नॉट चार्ज को या यूनिटी चार्ज को लेकर के आता हूं तो बाउंड्री तक मेरे को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैं बाउंड्री से अंदर आऊंगा तो चूंकि इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा है तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज को बाहर से यहां तक लाने में या यहां तक लाने में मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जो वर्क डन मुझे करना पड़ेगा वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और अगर ये यूनिट चार्ज है तो मैं इसको कहूंगा पोटेंशियल। नो डाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बाउंड्री के बाद किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा वो एक तरह से जीरो होगा, वहां कोई पोटेंशियल नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कांसेप्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां जब मैं वर्क डन की बात करता हूं या पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो लिखता हूं F into dx। अब चूंकि ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, इस पर्टिकुलर केस में फोर्स की डायरेक्शन बाहर है और मैं ला रहा हूं इसको अंदर की तरफ, तो यहां पे क्या आता है cos 180 डिग्री और आता है, जिसकी वजह से नेगेटिव वर्क डन का कांसेप्ट मेरे को मिलता है। तो विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम में मुझे पास करना सिस्टम होगा। अगर सिस्टम को वर्क डन मिलेगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज द कांसेप्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एस्पेक्ट जो हम लोगों का है वो बड़ा मजेदार सा है। ये ग्राफ हम लोगों ने एक दिखा रखा है, आपको शो किया हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कंसीडरेशन में हमने यहां लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो 1/r² की है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो 1/r की है। अल्टीमेटली जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा r को लेकर के और पोटेंशियल एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे इनकी जो स्टीपनेस है वो फर्क मिलेगी। रेड ग्राफ जो मेरे को मिल रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए मिल रहा है, जबकि ब्लैक ग्राफ जो मिल रहा है मेरे को वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए मिल रहा है। एक पर्टिकुलर जगह जहां पर r इक्वल्स टू मेरा 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इसलिए मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, यूनिट्स फर्क होंगी। वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो उसकी डायरेक्शन अपनी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन अलजेब्रिक है, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। बड़ा मजेदार सा कांसेप्ट हम लोगों का इस ग्राफ को लेकर के। तो कंपैरिजन अगर आपको आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का और पोटेंशियल का तो आप लोग यहां से दे सकते हैं। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को लेकर के।
देखिए यहां मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का भी एक ग्राफ जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ये मान लीजिए मेरे पास कोई स्फेरिकल शेल है। अब डियर स्टूडेंट, जब स्फेरिकल शेल की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ कई सारे एस्पेक्ट्स हम लोगों को मिलते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मिलता है शेल। शेल मेरी दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है मेटलिक या कंडक्टिंग, और दूसरी हो सकती है मेरी नॉन मेटलिक या नॉन कंडक्टिंग। शेल के बाद में फिर मेरा आता है स्फीयर। स्फीयर का मतलब सीधा सीधा सा ये सॉलिड होगा। सॉलिड होगा तो यहां फर्दर मेरे पास दो चीजें मिलती हैं, या तो मेटलिक और या तो नॉन मेटलिक। डियर स्टूडेंट्स, मैं मेटलिक शेल की बात करूं, नॉन मेटलिक शेल की बात करूं और सॉलिड स्फीयर मेटलिक की बात करूं, तो इन तीनों के लिए मेरा जो एस्पेक्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा। बस एक डिफरेंट केस होगा स्फीयर, सॉलिड, नॉन मेटलिक। वो मेरे सिलेबस में भी नहीं है तो मैं उसको एक तरह से छोड़ ही देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाली तीनों चीज के लिए सेम एस्पेक्ट होगा। आर रेडियस का मान लीजिए कोई मेरे पास स्फेरिकल शेल है या सॉलिड स्फीयर है जो कि मेटलिक है, तो ऐसी स्थिति में इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। देखिए ये वाला ग्राफ मेरे को मिल रहा है, और जैसे ही मैं स्फीयर से बाहर आता हूं कहीं भी किसी भी साइड में, तो 1/r की प्रोपोर्शनलिटी होती है, इसलिए ये ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से मेरे को मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी के ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करना चाहूं तो देखिए तीनों ही केसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो इनसाइड जो होगा, यहां पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं होगा। तो मेरा ग्राफ जो है वो कंपैरेटिवली ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का। अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। तो दैट्स द कांसेप्ट डियर स्टूडेंट्स, बड़े काम की चीज है। अगेन कंपैरिजन भी हो गया और आप लोगों को नेचर भी पता लग गई। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं जी मेरे को तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना है और जो सॉलिड स्फीयर है वो भी कौन सा? नॉन मेटलिक। तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो लीनियरली इस तरह से मेरे को मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को लेकर के, पोटेंशियल को लेकर के, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। नेक्स्ट मैं बढ़ना चाहूंगा। देखिए ये हमारा डाइपोल का केस मिलता है या कई बार पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो नॉर्मली हमारे यहाँ जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो तीन चार्जेस का ही कॉन्सेप्ट आता है। मेरा मान लीजिए सिंगल चार्ज ये रखा हुआ है तो सिस्टम की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज ऑफ सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम के लिए एटलीस्ट दो चार्ज पार्टिकल होने ही चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंगल रखने पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, हाँ पोटेंशियल जरूर होगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं। अब अगर मैं बी चार्ज को नजदीक लेकर के आता हूं तो ऑब्वियसली इनके बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से स्मॉल के क्यू ए क्यू बी ओवर जो भी डिस्टेंस है ए बी, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, लेकिन जैसे ही मैं सी चार्ज को नजदीक लेकर के आता हूं कहीं से भी, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में ये तो रहेगी इन एडिशन टू स्मॉल के क्यू ए क्यू सी ओवर ए सी प्लस स्मॉल के क्यू ए और सॉरी क्यू बी और क्यू सी ओवर बी सी। ये भी कॉन्सेप्ट मेरे को मिलेगा। इस तरह से मेरे को तीन एस्पेक्ट यहां पे मिलेंगे, तीनों को ही मेरे को ऐड करना होगा, तब मैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करूंगा। इवन दैट अगर किसी स्टूडेंट को पोटेंशियल एनर्जी निकालने की बात करनी है तो वर्क या एनर्जी इक्वल्स टू q into v से भी निकाल सकते हैं। सॉरी, दैट इज q into v। v इज नॉट योर वेलोसिटी, v इज योर पोटेंशियल। तो मान लीजिए इस q a की वजह से यहां पे कोई भी पोटेंशियल v दे रखा है, तो अगर मैं उस पोटेंशियल को सीधे सीधे इस चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मेरे को पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट फिगर हम लोगों की शो करती है इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेकर के। डियर स्टूडेंट्स, बड़े काम का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आता ही आता है इसके ऊपर, बिना इसके क्वेश्चन पेपर हमारा बनता ही नहीं है। देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, मुझे यहां समझ लेना चाहिए कि भैया ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेरे को शो कर रखा है, इसका मतलब यहां कहीं पॉजिटिव चार्ज है, यहां कहीं नेगेटिव चार्ज है। ऑब्वियसली ये इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे,
मैं ये बना के देता हूं। अब इस फिगर में देखता हूं बी और सी जो है वो दोनों ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर सिचुएटेड है। अगर मैं किसी भी चार्ज को क्यू को बी से सी पे ले जाता हूं या सी से बी पे ले जाता हूं तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डीवी होता है। अब एक स्टूडेंट पीछे से कह रहा है सर अभी आपने लिखा था क्यू इंटू बी। यस एब्सोल्युटली। अगर मान लीजिए दो या दो से चार्जेस की वजह से कहीं पोटेंशियल डिफरेंस का कांसेप्ट है तो आप डी भी लिखेंगे, और अगर डिफरेंस नहीं है एक ही चार्ज की वजह से कहीं पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो वी लिखेंगे। अब जरा देखिए बी से सी पर आने में डीवी मेरा जीरो है क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, अल्टीमेटली वर्क डन भी जीरो होगा। अब अगली बात मैं करना चाहूंगा dw इक्वल्स टू f इंटू dx या ds, आप कुछ भी लिखते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब dx जो है या ds जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो a से b का वही डिस्प्लेसमेंट है जो कि a से c का है। तो आप अपने चार्ज को a से c पे ले जाओ या a से b पे ले जाओ, सेम वर्क डन करना होगा। एक बात और मैं यहां क्लियर करना चाहूंगा कि मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स मेरे पास यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q है, अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड उसको ट्रेवल कराता हूं तो ये अपने आप से जाएगा, अपने आप से जाएगा, यानी कि मुझे एनर्जी मिलेगी, यानी कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इसका रिवर्स लाऊं, मैं क्या करता हूं, मैं अगर मान लीजिए कैपिटल Q चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के आता हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। जब मुझे वर्क डन करना पड़ेगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहां पे देखना होगा रिगार्डिंग टू। सेम थिंग हमने यहां दिखा रखी है कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। अब देखिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनमें y कोऑर्डिनेट का कोई भी एस्पेक्ट नहीं है, तो मेरे लिए y कोऑर्डिनेट्स जो है वो इररेस्पेक्टिव है, इनकी मुझे जरूरत ही नहीं है। x कोऑर्डिनेट मेरा कैसे चेंज हो रहा है ये बात मुझे देखनी होगी, इसी के करस्पॉन्डिंग मेरे को कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करके मैं वर्क डन का कांसेप्ट दे सकता हूं। तो सेम फिगर है मेरी, उसी फिगर को लेकर के मैंने थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट मैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करूं डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक चार्ज है जो इस स्फेरिकल पैटर्न के सेंटर पे रखा है। देखिए जरा ये डिस्टेंसेस है, 10 सेंटीमीटर है, फिर 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, यहां पे 60 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। इसका मतलब जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं वैसे वैसे पोटेंशियल मेरा रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब यहां कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर मान लीजिए ये इंक्रीज हो रहा होता तो हम लोग कह सकते थे कि देयर मस्ट बी ए व्हाट नेगेटिव चार्ज एट सेंटर। अब अगर मैं इनफाइनाइट की बात करता हूं तो इनफाइनाइट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से निश्चित रूप से पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। डियर स्टूडेंट्स इसका कन्वर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जस्ट इसके परपेंडिकुलर होगा। ये मेरे पास मान लीजिए दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का डाइपोल कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करता हूं तो ये जो रेड लाइन से मैंने शो कर रखा है ये इसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। ऑब्वियसली अगर ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो सेंटर पे आकर के दोनों ही चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और ये जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर डियर स्टूडेंट देखता हूं मैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों बराबर के हैं, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो मेरे को कुछ इस तरीके से मिलेंगे जो स्पाइरल फॉर्म में मिल रहा है। और अगर मैं रेडियस को बढ़ाता चला जाता हूं तो ऐसी स्थिति में मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। तो ये कई बार पैटर्न बनाने के लिए आप लोगों को मिल जाता है कि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पैटर्न क्या होगा। ये मान लीजिए मेरे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जैसे जैसे आगे रिड्यूस होता है वैसे वैसे ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चेंज होता है। डियर स्टूडेंट्स यहां रिलेशन भी शायद आप लोगों को याद होगा
और वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन था स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे किसी भी डाइपोल के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में सिचुएटेड होने की। जरा देखते हैं, ये मेरे पास अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म मैंने ले रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे को शो करती है यहाँ पे कहीं ये पॉजिटिव चार्ज है। ऑब्वियसली इसके इस पॉजिटिव चार्ज के कंपैरेटिवली या तो यहाँ पे नेगेटिव है या तो यहाँ पे लेस पॉजिटिव है। अब अगर इसमें मैं डाइपोल प्लेस करता हूं, डाइपोल में ये मेरा पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा नेगेटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो मेरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। डाइपोल लेंथ को 2l मैं ऑलवेज कंसीडर करता हूं। ये मेरे पास एंगल है थीटा। अब अगर मैं लगने वाले फोर्सेस की बात करूं तो ये प्लस का क्यू चार्ज और यहां कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये डायरेक्शन फोर्स की मिल गई और QE के बराबर मेरे को मैग्नीट्यूड मिल गया। ये माइनस का चार्ज है और यहां पे कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मेरे पास फोर्स मिल गया। अब देखिए यहां माइनस QE का मतलब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है। कोई भी आर्बिट्रेरी एंगल मैंने यहां कंसीडर किया है और ध्यान रहे ये जो एंगल है वो इन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट है। यानी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से एंटी क्लॉकवाइज डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की तरफ चलेंगे तो ये एंगल थीटा बनता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए दो भाई हैं तो नॉर्मली बड़े भाई का नाम पहले लिया जाता है, छोटे भाई का बाद में लिया जाता है। बिल्कुल वैसा ही है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन भाई बड़ा है कौन छोटा है। वैसे ही हम लोगों को यहां डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट रखना होता है। अब ये स्पेशल केसेस हैं डियर स्टूडेंट डाइपोल के, जरा मैं यहां शेयर करना चाहूंगा आपसे। बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के या इसकी स्टेबिलिटी को लेकर के। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम मेरा तब होगा जब एंगल जीरो हो। एंगल जीरो किस किस के बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज वेल एज डाइपोल मोमेंट। ये अगर इस तरीके से अलाइंड है तो यहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा तो ऐसी स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी विद नेगेटिव साइन PE होगी, यानी मिनिमम होगी। ये सब हम लोग जानते हैं कि जब पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की मिनिमम होती है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जीरो एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जीरो एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं तब ले सकता हूं जब ये एंगल 90 हो। 90 एंगल मतलब ऑब्वियसली सेम एस्पेक्ट मेरे को मिल सकता है अगर मेरा डाइपोल मोमेंट 270 डिग्री पे हो, तो 270 डिग्री पे भी मेरे को जीरो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम यहां नहीं होता। माइनस PE यानी नेगेटिव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पर, ध्यान रहे मेरी वर्डिंग्स को ध्यान से पकड़ेंगे, नेगेटिव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। Dear students, then after position of unstable equilibrium, अब अगर मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो ऑब्वियसली जिस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो तब मेरे को ये एस्पेक्ट मिलने वाला है। ये मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अपनी जगह पे, और अगर मेरा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है यानी कि 180 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी। इसको मैं स्मॉल PE लिखूं तो ज्यादा अच्छी बात है, या पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं तो कैसे भी लिख सकते हैं। जिस समय हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट होगा उस समय अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं डायरेक्टेड पोलराइजेशन की बात करूंगा, या मैं कह सकता हूं कि किसी कैपेसिटर के अंदर मैंने प्लेस किया हुआ है किसको, डाइलेक्ट्रिक को, तो उस स्थिति में क्या होने वाला है ये जरा हम लोग यहां पे देखते हैं। देखिए ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। आपने कैपेसिटर की प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव प्लेट के दोनों ही साइड में इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बीच वाली प्लेट नहीं है
तो ड्यू टू इंडक्शन यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस प्लेट पे जितना कि यहां है। यहां अगर नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव होगा और ये बाहर की साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा। स्टूडेंट्स ये एस्पेक्ट हम लोगों ने देखा। अब जैसे ही मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालता हूं तो ड्यू टू इंडक्शन 100% तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो फर्क होता है, आपको याद होगा Q डैश इक्वल्स टू Q 1 माइनस 1 अपॉन K, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो अगर ये कंडक्टिंग स्लैब है तो 100% आ जाएगा इंड्यूस होकर के, और अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो 100% नहीं आएगा, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आएगा। यहां ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहां पे ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। फर्दर अगर मैं बात करूंगा तो यहां नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करें तो आउटसाइड दिस प्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी, जबकि इस प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इवन दैट अगर ये मेरे पास कंडक्टिंग स्लैब है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहां पे जीरो होगा, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के नाम से जानते हैं, या हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टिंग मटेरियल इज जीरो, क्योंकि 100% जो चार्ज का रिकॉन्फिगरेशन हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था कंडक्टर के चक्कर में जीरो, और अगर डाइलेक्ट्रिक है तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, दोनों ही के लिए मैंने एक ही डायग्राम पे शो कर दिया आपको। अब ये जरा देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास कोई स्फेरिकल या इलेक्ट्रिकल बॉल है, इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है, या इसको कोई चार्ज दे दिया है, दोनों ही केसेस में एक ही बात होगी। चार्ज दे दिया है वो भी कैसा, पॉजिटिव दिया है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड होंगी। इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसके अंदर क्या होगा, जीरो होगा। गॉसियन सरफेस की बात है, जहां भी मेरे को ट्रीट करना है वो गॉसियन सरफेस में डीएस चूज करता हूं, और डीएस जो गॉसियन सरफेस है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, डिपेंड्स ऑन जो भी मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे बाहर की तरफ। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स मैं केविटी की बात करता हूं। अगर मान लीजिए बीच में हॉलो है, तो अगर मेरे को केस मिलता है हॉलो स्फेरिकल शेल का, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल का, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन V जीरो नहीं होगा, V की वैल्यू जीरो होगी, तो सॉरी V की वैल्यू कांस्टेंट होगी। मुझे पता है, मैं ये पढ़ के आया हूं माइनस dV/dl। तो डियर स्टूडेंट्स ये E मेरा जीरो दो कंडीशन में हो सकता है, या तो मेरा V जीरो हो या तो फिर मेरा dV हो। अब dV जीरो होने का मतलब V कांस्टेंट हो सकता है या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, तब भी मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड कैसा होगा, जीरो होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटर के अंदर फर्दर एक प्लेट के थ्रू मैं यहां एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोगों को, दैट इज हियर डियर स्टूडेंट्स। ये कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है। देखें, जैसा मैंने अभी बताया था, पहली प्लेट को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मैट्रिक प्लेट है। इंडक्शन की वजह से यहां पे नेगेटिव हुआ तो यहां पॉजिटिव हो गया। अब जब मैंने इसको कैपेसिटर बनाया तो मैं क्या करता हूं, इसकी प्लेट बी को अर्थ कर देता हूं। अर्थ का मतलब सीधा सा ये है कि जो मेरा अर्थ का सिनेरियो है वहां पे ट्रेमेंडस अमाउंट में पॉजिटिव और ट्रेमेंडस अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है। अल्टीमेटली इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो मैं कंसीडर करता हूं, इसका पोटेंशियल मैं जीरो कंसीडर करता हूं। तो ऐसा मान के चलता हूं कि जो भी ये चार्ज यहां पे पॉजिटिव था, ये चार्ज अर्थ करते ही सारा का सारा जमीन के अंदर चला गया। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे कोई प्रोटॉन्स थे और वो प्रोटॉन्स ट्रैवल करके अर्थ में पहुंच गए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इन प्रोटॉन्स को या पॉजिटिव चार्ज को अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये बन गया मेरा कैपेसिटर। जो मेरे पास कांस्टेंट कैपेसिटी के कैपेसिटर्स होते हैं उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है। जो वेरिएबल कैपेसिटर्स होते हैं जिनकी कैपेसिटी चेंज होती रहती है या हम चेंज कर सकते हैं, उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बी वाला है। अब यूनिट्स के बारे में बात करें डियर स्टूडेंट्स, बहुत बार हम लोगों से डिस्कस होता है। सीजीएस यूनिट सिस्टम में कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो स्टेट फैराड होती है, और ये 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड इक्वल्स टू 1 फैराड होता है। डायमेंशंस की बात करें M-1 L2 T⁴ A2 होता है। ये डायमेंशंस है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप याद रखेंगे, आई होप सो।
डियर स्टूडेंट्स, ये मैं चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में वही सिनेरियो फिर दोबारा से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं आप लोगों को। ये मान लीजिए मेरे पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, आउटसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो, आउटसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो। वो किस लिए? क्योंकि इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव है और इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव है। तो इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस हुआ था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात हम लोग करते हैं तो यहां पे अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट मिलता है, बाहर जीरो मिलता है, बाहर जीरो मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इन प्लेट्स का साइज फर्क है, एरिया फर्क है, तो मुझे यहां कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना होता है। कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी इन दोनों प्लेट्स में जिस प्लेट का एरिया कम होगा मैं उसको अपनी कैलकुलेशन में डालता हूं। नेक्स्ट फिगर की बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिगर भी बड़ी मजेदार सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एस्पेक्ट्स में आप लोगों से डिस्कस होती है। ये देखिए मेरे पास ये कोई स्फेरिकल शेल है। अब स्फेरिकल शेल है तो अंदर ये एम्प्टी स्पेस होगा, सब जानते हैं। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होगा, ये बात भी सब लोग जानते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं बाहर की, तो बाहर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है? जीरो है। इसको स्फेरिकल कैपेसिटर भी मैं कह सकता हूं। अगर मैं यहां इसको पॉजिटिव चार्ज देता हूं तो ड्यू टू इंडक्शन यहां पर मेरे को नेगेटिव मिलेगा। अल्टीमेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अंदर क्या मिलेगी मेरे को? टुवर्ड्स सेंटर मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट था। गॉसियन सरफेस मेरा मन है मैं कहीं भी चूज करूं, अंदर वाले पे लूं, बीच वाले पे लूं, आउटसाइड लूं, या हो सकता है बाहर ले लूं। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो मेरा जहां तक मेरी फिजिकल बाउंड्रीज है वहीं तक होगा, लेकिन गॉसियन सरफेस मैं कहीं भी चूज कर सकता हूं। फर्दर ए चार्ज गिवन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अगेन एक बढ़िया सा डायग्राम जरा देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कोई आइसोलेटेड प्लेट है, मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया। अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके दोनों सरफेस पर q/2 में डिवाइड हो जाएगा। एक्स प्लेट के नजदीक कोई दूसरी प्लेट कंडक्टिंग में ले आया तो ड्यू टू इंडक्शन ये q/2 चार्ज जो था इसके इंडक्शन में माइनस का q/2 यहां पे आ जाएगा। ऑब्वियसली जब माइनस का q/2 यहां सेपरेट होगा तो प्लस का q/2 आउटसाइड इसका सेपरेट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको प्लेट को बाई प्लेट को अर्थ कर देता हूं तो बाहर वाला जो प्लस का q/2 चार्ज था, जैसे मैंने ऊपर भी दिखाया था, वो सारा अर्थ में एसिमुलेट हो जाएगा। बाहर जो प्लेट पर मेरा q/2 चार्ज था वो भी मेरा डिसअपियर हो जाएगा और दोनों प्लेट्स के बीच में ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहां पे प्लस का q चार्ज, यहां माइनस का q चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन ये। बस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैसे मिलता है? kq/r मिलता है। r मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, तो पहली प्लेट पर पोटेंशियल हो गया पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पर जो पोटेंशियल हो गया वो माइनस का kq/r हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2v के बराबर हो गया, या ये मैं कह सकता हूं 2kq/r के बराबर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है यही कहीं ना कहीं कॉज करता है किसको? एनर्जी को, एनर्जी स्टोरेज को। किसकी फॉर्म में? चार्ज की फॉर्म में। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कैपेसिटर का। नेक्स्ट फिगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को लेके। ये मैंने मान लीजिए 3 कैपेसिटर यहां पे लगाया हुआ है, 1 2 3। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी C1 के साथ में प्लस माइनस, C2 के साथ में प्लस माइनस प्लस माइनस। सीरीज में है, चार्ज मेरा सेम रहेगा हर किसी कैपेसिटर पे। पोटेंशियल फर्क होगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल अलग होगा, इन दोनों के बीच में अलग होगा, इन दोनों के बीच में अलग पोटेंशियल होगा, और इन तीनों पोटेंशियल का सम जो भी एक्सटर्नल सोर्स मैंने अप्लाई किया हुआ है उसके बराबर होगा। तो यहां से क्या होता है? V equals to V1 plus V+, that is for series combination of capacitor। इसी के बेसिस पे मैं 1/c सीरीज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 निकाल सकता हूं। इसके बिल्कुल उल्टा पैरेलल कॉम्बिनेशंस में मेरे को ये एस्पेक्ट मिलता है डियर स्टूडेंट्स। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो मैं यहां से चार्ज दूंगा वो चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तीनों की कैपेसिटी अगर सेम है तो इक्वली डिवाइड होगा, अगर कैपेसिटी फर्क है तो कैपेसिटी के रेशियो में, अरे भैया जिसका जितना बड़ा पेट वो उतना ही ज्यादा खाना खा पाएगा। बड़े पेट का मतलब कैपेसिटी ज्यादा होना। तो जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा होगी उसी को ज्यादा चार्ज यहां पे मिल जाएगा। पोटेंशियल की जहां तक बात है तो तीनों ही कैपेसिटर्स के अराउंड
जो पोटेंशियल है वो सेम होगा और जो एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ है इसके बराबर होगा। तो यहां मैं चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को लिखता हूं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसी के बेसिस पे C पैरेलल जो आता है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 मेरे को मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एस्पेक्ट था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का। फर्दर मैं यहां बात करना चाहूंगा एक डायग्राम लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में, एक स्ट्रेटजी मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। देखिए, मेरा रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो या कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन हो, दोनों ही केसेस में मैं सर्किट को सॉल्व करता हूं लास्ट डाइवर्जेंस और फर्स्ट कन्वर्जेंस से। अब इस सर्किट की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, यहां से जो चार्ज चलेगा वही चार्ज इसके थ्रू इस पॉइंट पे पहुंचेगा। इस पॉइंट पे मैं देखता हूं कि डाइवर्जन हो रहा है, एक चार्ज इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो मुझे पहला डाइवर्जन मिल गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो इस वाली ब्रांच में कोई भी डाइवर्जन नहीं है, यहां आकर के फर्स्ट कन्वर्जन मेरे को मिलता है, ये डाइवर्जन और ये कन्वर्जन। अगर मैं इस ब्रांच की बात करता हूं तो यहां फर्दर मेरे को डाइवर्जन मिल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इस डाइवर्जन में दो चार्ज मेरे को ये वाले अलग अलग पाथ में मिल गए, यहां जाकर के निश्चित रूप से मुझे ये कन्वर्जन मिलता है। तो मैंने कहा था लास्ट डाइवर्जन और फर्स्ट कन्वर्जन। तो डियर स्टूडेंट, ये कन्वर्जन है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, और चूंकि यहां मेरा चार्ज या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एट फर्स्ट मैं इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लूंगा। जब ये मेरा पैरेलल कनेक्ट हो जाएगा तो अब मेरे को ये डाइवर्जन और ये कन्वर्जन कंसीडर करना होगा। लेकिन इस डाइवर्जन और इस कन्वर्जन के बीच में ये तीन कैपेसिटर हैं जिनमें सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो ये तीनों ही मेरे सीरीज में होंगे। मैं इन तीनों को सीरीज में लूंगा, तो ये एक ब्रांच मेरे को मिल जाएगी, एक ब्रांच ऑलरेडी ये मेरे को मिल चुकी है। अब मैं इस डाइवर्जन और इस कन्वर्जन के बीच की बात करूंगा, तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों आपस में पैरेलल हैं। मैंने समझा दिया, पहले भी बहुत बार समझाया, लेकिन बच्चों जब तक आप इसको अपने हाथ से करके नहीं देखोगे तब तक ये क्वेश्चन आपका अपना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग ऐसा ही कुछ देख रहे हैं। इसमें भी मेरा मोटिव जो है वो सिर्फ आपको यही समझाना है कि हम किस तरीके से सर्किट को सॉल्व करें। थोड़ा सा फिगर को मैंने और एनलार्ज किया जिससे कि आपको और अच्छे से दिखने लगे। देखिए, जो P से चार्ज वही चार्ज C में है, वही चार्ज D पे पहुंचता है, लेकिन D पे आकर के मैं क्या देखता हूं, D से आगे तो डाइवर्जन हो रहा है लेकिन D पे कन्वर्जन भी है, ये वाला रेजिस्टेंस मेरे को डाइवर्जन देखते चले जाना है, कन्वर्जन देखते चले जाना है। तो मैं क्या देखता हूं, जो मेरा सबसे लास्ट वाला डाइवर्जन है वो F पे है, यहां से दो चार्ज आ रहे हैं, और अगर मैं देखता हूं तो ये B पर मेरा क्या है, कन्वर्जन है। तो मेरे को सबसे पहले F और B इस वाले टर्मिनल को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब इसमें देखूं तो बच्चों ये दोनों मेरे सेम चार्ज कैरी कर रहे हैं तो सीरीज में हो गए। इसका मतलब मुझे इन दोनों को पहले सीरीज में क्या करना होगा, कंप्यूट करना होगा। जब ये सीरीज में कंप्यूट हो जाएगा तो मुझे इसको पैरेलल में कंप्यूट करना होगा। जब ये पूरी ब्रांच मेरे को मिल गई तो निश्चित रूप से जो चार्ज मेरा इसमें फ्लो हो रहा है वही इस पूरी ब्रांच में भी फ्लो हो रहा है। अल्टीमेटली ये वाला कैपेसिटर और ये पूरी सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, और फाइनली मेरे को एक सर्किट मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। दैट इज हियर। यहां से आगे का पूरा सर्किट इस फॉर्म में मिल जाएगा, जिसमें मुझे क्या करना होगा, पहले इन दोनों कैपेसिटर पहले ये जो ब्लू वाला मेरा सर्कल है इसके अंदर के दोनों कैपेसिटर को सीरीज में लगाना होगा। जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन ब्लू वाला मेरे को मिल जाएगा तो उसको ये रेड वाले सर्कल के अंदर मेरे को पैरेलल में लगाना होगा। देन आफ्टर मेरे को इस रेड वाले सर्कल को इसके साथ सीरीज में लगाना होगा। जब ये सीरीज में लग जाएगा तो पूरा मेरे को इतना बड़ा एक लूप जो है वो एक ही उसमें मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं निश्चित रूप से इसके साथ में पैरेलल कनेक्ट कर पाऊंगा। अब अगर मैं थोड़ा देखता हूं तो मुझे सिमिलरिटी मिलती है, वैसा ही कुछ सर्किट आगे सॉल्व होता चला जाएगा। पहला लूप मैं प्रॉपर्ली सॉल्व करूंगा,
तो मैं फिर दूसरे तीसरे लूप में समझता हूं कि आसानी हो जाएगी। मैं जहां तक समझता हूं आपके यहाँ क्वेश्चन जो है वो सेम वैल्यूज के आते हैं, यानी ये पूरा आप सॉल्व करके लाओगे तो कहीं ना कहीं वो सेम वैल्यू ही दे रहा होगा। अल्टीमेटली मेरा जो सर्किट है वो बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। अगेन मैं यही कहूंगा कि जो कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस हैं उनसे आप इसका सॉल्यूशन जरूर एक बार करके देख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये एस्पेक्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये इस तरह का जो क्वेश्चन मेरे को मिलता है इसमें बड़ा आसान सा मुझे क्या करना होता है, इसको पकड़ के खींचना होता है। तो इसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे रीअरेंज कर सकते हैं वो जरा मुझे देखना होगा। यहां पे मैंने मान लीजिए ये x पॉइंट ले लिया, x पॉइंट के बाद में a पॉइंट आ गया, a से कंडक्टिंग वायर गया और ये कंडक्टिंग वायर दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर रहा है। निश्चित रूप से एक कैपेसिटर इसको कनेक्ट कर रहा है। मैं इसको आसानी के लिए क्या करता हूं, प्लेट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करता हूं। अब जरा देखिए ए पॉइंट से मेरी प्लेट नंबर 1 जुड़ी हुई है, ठीक है, और प्लेट नंबर 5 एंड 4 भी जुड़ी हुई है। तो मुझे कहीं ना कहीं यहां से क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, प्लेट नंबर 5 एंड 4 को भी कंसल्ट करना होगा। तो मान लीजिए मैं इसके साथ में यहाँ पे प्लेट नंबर 4 को जोड़ देता हूं और यहाँ पे प्लेट नंबर 5 को जोड़ देता हूं। अब 4 के साथ ऑब्वियसली ये प्लेट नंबर 3 है और 5 के साथ में ये प्लेट नंबर 6 है और 1 के साथ में ये प्लेट नंबर 2 है। अब जरा देखिए 3 और 2 एक ही जगह पे जुड़ रही है, तो मुझे 3 और 2 को एक ही जगह पे जोड़ देना चाहिए। इधर अगर मैं देखता हूं तो प्लेट नंबर 6 जो है वो कहीं ना कहीं 7 के साथ में जुड़ रही है, तो मुझे यहां एक कैपेसिटर 7 वाला ये बना लेना चाहिए। इसकी दूसरी प्लेट मेरे को 8 वाली बना लेनी चाहिए। अब जरा देखिए जो प्लेट नंबर 2 3 है, प्लेट नंबर 2 3 है, ये कहां किसके साथ जुड़ रही है, ये मेरे 5 और 4 के साथ जुड़ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्लेट को मेरे को कहीं ना कहीं 5 और 4 के साथ में ये इस तरीके से जोड़ देना चाहिए। अब जरा देखिए ये कंडक्टिंग मेरे पास बन गया, ऑब्वियसली ये कैपेसिटर भी बेकार हो गया, ये कैपेसिटर भी बेकार हो गया। इसी तरह से मैं सर्किट को सॉल्व करूंगा इस नीचे वाली लाइन के लिए, तो मुझे बड़ा सिंप्लीफाइड आसान सा सर्किट मिल जाता है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। आपके लिए टास्क छोड़ रहा हूं, असाइनमेंट छोड़ रहा हूं, आप इसे बिल्कुल इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट फिगर की हम लोग बात करना चाहें फर्दर, यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस तरह का हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा। 500 वोल्ट की बैटरी यहां पे कनेक्टेड है, ये भी इससे जो भी चार्ज किया दो पार्ट में डिवाइड हुआ। इस वाले पार्ट को देखता हूं तो वही चार्ज यहां जा रहा है, वही चार्ज यहां जा रहा है। इसका मतलब C1 C2 C3 तीनों ही मेरे सीरीज में है। जब ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे पूरा एक लूप बन जाएगा, तो ये C4 के साथ पैरेलल हो जाएगा और कहानी खत्म। बहुत छोटा सा एस्पेक्ट होता है, कोई बहुत बड़ा एस्पेक्ट नहीं है, तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला वही घूम फिर के आता है आप लोगों का, क्या, Q इक्वल्स टू CB। 99% केसेस में आपको फाइनल कैपेसिटेंस निकालनी ही होती है, तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो आपको हर पॉइंट पर चाहिए ही चाहिए, कितना भी आसान या मुश्किल क्वेश्चन होगा करना ही पड़ेगा उसमें। डियर स्टूडेंट्स यहां हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट को फिर लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को मिलता है। यहां मान लीजिए उसने ये तीन प्लेट ली हुई है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 3 एंड प्लेट नंबर 5। ये तीनों एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, इसका मतलब इनका सेम पोलैरिटी होगी। जहां तक बात है प्लेट नंबर 2 की एज वेल एज प्लेट नंबर 4 की, ये दोनों बी पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो इन पे सेम चार्ज होगा। अब इस सर्किट को रीअरेंज जैसे पहले ऊपर हमने किया था बिल्कुल उसी तरीके से रीअरेंज किया। तो प्लेट नंबर 1 3 5 इसको एक पॉइंट पे हमने यहां दिखा दिया। प्लेट नंबर 2 एंड 4 बड़े अच्छे तरीके से दिखाया, आधा एरिया इसका कवर कर रही है, आधा इसका कवर कर रही है, आधा इसका कवर कर रही है, आधा इसका कवर कर रही है। अल्टीमेटली मेरे पास कैपेसिटर जो बने वो दो बने,
एक तो कैपेसिटर मेरा बना ये वाला और दूसरा कैपेसिटर बना मेरा ये वाला। डियर स्टूडेंट्स, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में दो चीजें आती हैं, C/L0/D। तो D तो इनके बीच का सेपरेशन है जो हर जगह पे सेम है, लेकिन एरिया की बात अगर मैं करता हूं तो कैपेसिटर ये जो ऊपर वाला एनसर्कल हो रहा है, आधा एरिया ऊपर वाली प्लेट से कवर हो रहा है या चौथाई ऊपर वाली से कवर हो रहा है, चौथाई नीचे वाली से कवर हो रहा है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। वैसे तो यहां पे अगर मैं देखता हूं तो आधा आधा ही आएगा, ये नीचे ऊपर के गैप्स को छोड़ा हुआ है, माइन्यूट किया हुआ। तो एक कैपेसिटर मेरे पास प्लेट 2 के एरिया का बराबर का ये हो गया और एक कैपेसिटर प्लेट 4 के एरिया के बराबर ये हो गया। अब दोनों ही कैपेसिटर्स जो हैं वो मेरे पास कनेक्ट हो गए किसमें, पैरेलल में, और मैं इजीली अब इनकी कैपेसिटेंस को निकाल के दे सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ना चाहूंगा फर्दर वही चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब अगर मान लीजिए मैं यहां से पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट पे ले जाता हूं तो वर्क डन मुझे करना पड़ेगा तो वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। वर्क डन का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर सा है, dW इक्वल्स टू Q डैश बाई C इंटू DQ डैश। यहां इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है तो क्वांटिटी मेरी सेम रहनी चाहिए। कोई बच्चा यहां पे Q बाई C को V भी लिख सकता था, लेकिन V लिखने से या पोटेंशियल डिफरेंस लिखने से मेरा इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, इसलिए मैंने V को Q डैश बाई C के टर्म्स में लिखा है। इसको इंटीग्रेट किया 1/2 Q स्क्वायर C के टर्म्स में मेरे को मिल गया। डियर स्टूडेंट्स, ये चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन है, जैसा मैंने अभी बताया था, जिसका पेट जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा, चार्ज को अपने ऊपर स्टोर करेगा, उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं दोनों आइसोलेटेड कंडक्टर्स लेता हूं, बीच में उनको वायर से कनेक्ट करता हूं, तो यहां जो कॉमन पोटेंशियल है वो टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस के टर्म्स में मिलेगा। Q1 Q2 टोटल चार्ज हो गया, C1 C2 दोनों का टोटल कैपेसिटेंस हो गया। अल्टीमेटली मैं यहां वैल्यू डाल करके C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2 निकाल के दे सकता हूं कॉमन पोटेंशियल के लिए। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग टू। आगे की बातें डाइलेक्ट्रिक एज वेल एज हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करना चाहेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।